का मोर्चा, दूसरा साजिश का मोर्चा। एक जिससे भारत को फर्क पड़ता है और एक भारत के खिलाफ षड्यंत्र की तैयारी करने वाला मोर्चा। दरअसल दुनिया इस समय जंग के एक नए मोर्चे को लेकर फिक्रमंद है। एक नई चिंता खड़ी हो गई है क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जंग छिड़ती नजर आ रही है। इस लड़ाई के बारे में आपको आगे तमाम डिटेल्स बताएंगे और साथ ही आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर इस समय भले ही गोलियां नहीं चल रही हो, बमबारी नहीं हो रही हो, लेकिन साजिशों का दौर जो है वो लगातार जारी है क्योंकि पाकिस्तान चीन और अमेरिका की दुश्मनी के बीच में दोनों ही देशों को अपने फायदे में झुकाने के लिए और वहां से मुनाफा कमाने की जुगत के अंदर लगा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से भारत पर जो है वो दबाव बनाया जा सके। तो क्या है पाकिस्तान की तैयारी और किस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में संघर्ष आगे बढ़ता नजर आ रहा है? जल्दी से लगाते हैं अपना ग्लोबल चश्मा और देखते हैं कि दुनिया के इस मोर्चे पर आखिर क्या हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किस तरीके से यह जंग का मोर्चा आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं प्रणय उपाध्याय और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात करते हैं कि जंग के मोर्चे पर यानी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई कल से, उसमें आज क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि लड़ाई अब भी जारी है क्योंकि जो बॉर्डर का मोर्चा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में करीब 815 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा के ऊपर प्रे विहार का इलाका है, साथ ही घने जंगलों का यह इलाका है। प्रे विहार यानी वो पुराना मंदिर जो करीब करीब 1200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और ये एक पुराना शिव मंदिर था। इस मंदिर को लेकर विवाद है और साथ ही इस मंदिर के आसपास और जो कई मंदिर हैं, तामोन का मंदिर हो या दूसरे मंदिर हो, इन तमाम मंदिरों को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में रस्साकशी तनाव बहुत लंबे समय से चल रहा था। लेकिन हाल ही में 16 जुलाई और 23 जुलाई को बॉर्डर के ऊपर लैंडमाइंस का विस्फोट हुआ है। लैंडमाइंस कंबोडिया की तरफ से बिछाई गई हैं क्योंकि कंबोडिया को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं थाईलैंड की सेना सरहद में दाखिल ना हो जाए और इसी चक्कर में ये जो लैंडमाइन का विस्फोट है यानी जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनमें विस्फोट हुआ। थाईलैंड के सैनिकों को नुकसान हुआ और उसके बाद थाईलैंड की तरफ से बमबारी की गई है। F-16 लड़ाकू विमानों को इसका भी इस्तेमाल किया गया है। कंबोडिया के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो दूसरी तरफ कंबोडिया की तरफ से भी बमबारी की जा रही है और लगातार एक मंदिर जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में काफी समय से तनाव चला हुआ था, उस मंदिर के कारण यह समस्या और यह विवाद अब बारूदी टकराव के अंदर बदलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ किलोमीटर के पूरे दायरे के अंदर थाईलैंड ने अपने करीब करीब 50,000 के लोगों को वापस लिया है, यानी उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं थाईलैंड भी इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि किस तरीके से इस जंग के अंदर कंबोडिया जो है वो हावी ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया की तरफ से भी चिंताएं जताई गई हैं। इस मामले को लेकर कंबोडिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा है। आज देर रात अर्धरात्रि के बाद 12:30 बजे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर एक आपात बैठक बुलाई गई है। दोनों ही देश हैं अपनी तरफ से फौज जो दोनों ही देश हैं अपनी तरफ से फौजों को तैयार करके लगाए हुए हैं। और इस बीच पहले आपको यह भी बता देते हैं कि मंदिर के बारे में जो विवाद चल रहा है वो आखिर विवाद क्या है और क्यों यह मंदिर एक विवाद का कारण बन रहा है। तो सबसे पहले आपको नक्शा बताते हैं क्योंकि 11वीं सदी का यह प्रे विहार का मंदिर है। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर यह मंदिर मौजूद है और यह मंदिर लड़ाई का कारण बना हुआ है। यह मंदिर कंबोडिया के बीच में यानी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जब 1960 के दशक के अंदर जो फ्रेंच कॉलोनीज के बाद कंबोडिया को आजादी मिली और उसके बाद वहां पर सरहद की लकीर खींची गई, तब से लेकर अब तक उस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव है। हालांकि प्रे विहार के इस मंदिर को लेकर यानी इस पुराने हिंदू मंदिर को लेकर कंबोडिया संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां जा चुका है इस मामले को लेकर। और इस मामले में अब तक जो 2 फैसले आए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो दोनों ही कंबोडिया के हक में आए हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर जब मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत से सेटल हो चुका है, इस मंदिर को लेकर कंबोडिया का हक स्थापित हो चुका है, तो फिर आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि लड़ाई जो है वो कंबोडिया के इस प्रे विहार मंदिर को लेकर तो उतनी नहीं है क्योंकि इस मामले को लेकर तो मामला अदालत के अंदर जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत से फैसला भी आ चुका है। लेकिन इस प्रे विहार प्रांत के अंदर, क्योंकि प्रे विहार मंदिर के नाम पर ही पूरे इलाके का नाम प्रे विहार प्रांत रखा गया है, और उस प्रे विहार प्रांत के अंदर कई मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर थाईलैंड अपना दावा करता है। थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत की सीमा पर यह मौजूद है और इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं।
1962 के अंदर, जैसा मैं आपको बताया कि 1962 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया था कि यह मंदिर कंबोडिया का है और इस मंदिर के आसपास करीब करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। तो देखिए, लड़ाई जो है मंदिर को लेकर उतनी नहीं है जितनी मंदिर के आसपास के इलाके को लेकर है। मंदिर का मामला तो सेटल हो गया, लेकिन मंदिर के आसपास का करीब करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है, उस इलाके को लेकर अब भी दोनों देशों के बीच में टकराव है, तनाव है। चूंकि सीमा का इलाका है, इसलिए कंबोडिया की तरफ से उस इलाके के अंदर जो लैंडमाइंस हैं वो बिछाई गई हैं। थाईलैंड का कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि जमीन उसकी है, जबकि कंबोडिया यह दावा करता है कि यह उसके हिस्से में आता है। जाहिर तौर पर जब इस तरीके के दावे हो, यानी जो है क्लेम और काउंटर क्लेम हो, तो जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता है। अब जरा जंग के ताजा हालात पर भी आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह लड़ाई जो है वो आगे इस समय चल रही है। थाईलैंड ने कल हमले किए कंबोडिया के कई इलाकों के ऊपर, वहीं जवाब में कंबोडिया ने भी आज जो है सुबह कई बार पलटवार किया और इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच में टकराव और तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। विवाद के बीच थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई कि अब तक इस लड़ाई के अंदर 12 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है। दोनों ही देशों ने सीमा पर अपने अपने लड़ाकू विमानों को और साथ ही अपने सैनिकों को अलर्ट पर तैनात कर रखा है। आपको बता दें कि थाईलैंड के करीब F-16 लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को कंबोडिया के 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी की थी। वहीं कंबोडिया की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि थाईलैंड जो है वो इस लड़ाई के अंदर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो प्रेस रिलीज आप देख रहे थे, ये जो है वो जारी की गई है थाईलैंड की तरफ से, जिसके अंदर कहा गया है कि कंबोडिया की तरफ से किस तरीके की बमबारी की गई है। ताजा अपडेट आप किस तरीके का है और इस समय इस लड़ाई के मोर्चे पर क्या हो रहा है और क्या यह लड़ाई आगे बढ़ सकती है, जंग का दायरा बढ़ सकता है, इसी मामले पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। थाईलैंड कंबोडिया की जंग अब और भी भीषण होती चली जा रही है। कंबोडिया ने अचानक थाईलैंड के खिलाफ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट दागे तो एशिया में जंग का एक और मोर्चा खुल गया। कंबोडिया और थाईलैंड का सीमा विवाद इस कदर गरमाया कि गोले बम बारूद शुरू हो गए। कंबोडिया सेना ने PM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से थाई सेना के ठिकानों पर हमला किया। दोनों देशों ने टैंक और भारी हथियार तैनात किए हैं। तनाव के बीच कंबोडिया ने अपने सभी नागरिकों को तत्काल थाईलैंड छोड़ने का आदेश दिया। कंबोडिया सेना की ओर से दागे रॉकेट में थाईलैंड के सोरेन प्रांत का एक पेट्रोल पंप तबाह हो गया। एक दूसरा रॉकेट फेनम डोंग रॉक अस्पताल पर गिरा, जो पहले ही खाली करा लिया गया था। कंबोडिया के हमले के बाद थाईलैंड ने भी जवाबी प्रहार किया। थाईलैंड की F-16 लड़ाकू विमानों ने कंबोडिया पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस हिंसा के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही हमले को लेकर थाई विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। यहां 16 और 23 जुलाई को थाई सैनिकों के बारूदी सुरंग की चपेट में आने के बाद तनाव और बढ़ गया। थाई सेना ने दावा किया कि ये सुरंगें हाल में कंबोडियाई सेना ने बिछाई थी, लेकिन कंबोडिया ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कंबोडिया सरकार के मुताबिक ये विस्फोट एक पुराने माइन फील्ड में हुआ, जो उनके रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है। उधर थाई सेना ने चक्री भूमि योजना को सक्रिय कर दिया है। ये एक रणनीतिक रक्षा योजना है जिसमें थाईलैंड की सेनाओं को सीमा पर संभावित युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए जाते हैं। फिलहाल जंग के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। अगले कुछ घंटे निर्णायक हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो देखिए, लड़ाई तो छिड़ चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सरहद पर तनाव है और यह बारूदी तनाव एक बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकता है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर दोनों देशों की सैन्य ताकत क्या है, थाईलैंड के पास कितनी सैनिक ताकत है और कंबोडिया उसके मुकाबले कहां ठहरता है। तो आपको बता दें कि थाईलैंड के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या करीब 3,60,000 है। वहीं कंबोडिया की बात करें तो वहां इसके मुकाबले सैनिकों की संख्या काफी कम है। 1,70,000 के आसपास एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स यानी सक्रिय सैनिक कंबोडिया के पास हैं। वहीं थाईलैंड के पास में करीब 200 से ज्यादा टैंक हैं, जिसके अंदर M60 और VT4 जैसे टैंक भी शामिल हैं। वहीं कंबोडिया की अगर बात करें तो उसके पास में टैंकों की संख्या जो है वो 200 है, जिसके अंदर T-55 जो कि रूसी टाइप के टैंक्स हैं, साथ ही Type 59 के जो टैंक हैं वो उसके पास मौजूद है, जो कि अपेक्षाकृत काफी पुराने सिस्टम हैं।
इसके अलावा कंबोडिया के पास में रॉकेट सिस्टम भी हैं और वहीं थाईलैंड के पास में भी रॉकेट सिस्टम है। अगर रॉकेट सिस्टम्स की बात की जाए तो थाईलैंड के पास में हिमार्स है जो कि अमेरिका की तरफ से उसे मिला है। इसके अलावा MLRS जैसे जो शस्त्र सिस्टम हैं, वो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो भी थाईलैंड के पास हैं। यानी अगर आप तुलना करें, यदि आप तराजू पर देखें तो सैन्य ताकत के लिहाज से थाईलैंड का पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल थाईलैंड पहले ही कर चुका है। अमेरिका की तरफ से मिले F-16 लड़ाकू विमान थाईलैंड के पास मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल उसने कंबोडिया पर बमबारी करने के लिए किया है। वहीं कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा पुराने मॉडल की आर्टिलरी है और रॉकेट सिस्टम है। चूंकि लेकिन लड़ाई सरहद पर हो रही है, ग्राउंड पर हो रही है, दोनों के बीच में ये जो सरहद का इलाका है उसमें थाईलैंड की काफी आबादी उस इलाके के अंदर रहती है और हैवी आर्टिलरी फायरिंग का इस्तेमाल कंबोडिया की तरफ से किया जा रहा है, ये आरोप थाईलैंड लगा रहा है। आर्टिलरी फायरिंग यानी तोपों के जरिए फायरिंग की जा रही है और इसका आरोप थाईलैंड लगा रहा है। जो MLRS और BM-21 ग्रेड ये जो सिस्टम्स हैं ये कंबोडिया के पास हैं जिनका इस्तेमाल वो कर रहा है। वहीं अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड के पास में 40-50 के अलावा करीब 40-50 के आसपास F-16 लड़ाकू विमान है। इसके अलावा उसके पास स्वीडन में बना जो ग्रिपेन का लड़ाकू विमान है वो भी उसके पास मौजूद है। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर थाईलैंड की वायुसेना के पास में है, थाईलैंड की सेना के पास में है। वहीं कंबोडिया के पास चीन से खरीदे गए Mi-8 और Z9 जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसके पास मौजूद हैं। वहीं अगर थाईलैंड की तुलना की जाए थाईलैंड और कंबोडिया की, तो थाईलैंड के मुकाबले कंबोडिया कहीं कमजोर नजर आता है। खैर, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई है। रात 12:30 बजे यह बैठक होनी है और इस बैठक में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन माने के अनुरोध पर इस बैठक का आह्वान किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर रूस की तरफ से भी जो है वो सक्रियता दिखाई गई है। चीन भी इस मामले को नजदीकी से देख रहा है। आपको ये बता दें कि चीन का इस पूरे मामले के अंदर एक जबरदस्त इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि कंबोडिया के अंदर वहां का एक नौसेना बेस है जहां पर चीन की सेना की मौजूदगी है। साथ ही कंबोडिया के साथ में रक्षा और सैन्य रिश्ते हैं चीन के। वहीं दूसरी तरफ अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड के साथ भी कंबोडिया के रिश्ते, थाईलैंड के साथ भी चीन के रिश्ते काफी पुराने हैं, काफी नजदीकी हैं। ऐसे में लगातार चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि वो दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर जो बैठक होगी उस बैठक की अगुवाई पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है। लेकिन पाकिस्तान का जिक्र चला है तो अब आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी चालें चलने से बाज नहीं आता। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान आखिर इस समय क्या कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से फंसा हुआ है। फंसा इस लिहाज से है कि वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि वो अमेरिका को भी साथ ले और साथ ही चीन के साथ भी उसके रिश्ते नहीं बिगड़ें। यही वजह है कि अगर आप बीते 2 दिनों के अंदर देखें तो एक तरफ अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार हैं, तो वहीं चीन कौन गया है? चीन गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी तरीके से दोनों को साधा जाए। आसिम मुनीर थोड़े दिन पहले अमेरिका गए थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अब वो सीधे पहुंचे हैं बीजिंग ताकि चीन को यह समझा सकें कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। वो पूरी तरफ अमेरिका की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका ये इजाजत देगा? क्या अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ये खेल खेलता रहे कि वो अमेरिका को कुछ कहे, चीन को कुछ दिखाए, चीन के साथ कोई और साझेदारी करे और अमेरिका को एक बार फिर छल का सामना करना पड़े, धोखे का सामना करना पड़े? एक तरफ पाकिस्तान चीन से दूरी भी नहीं बढ़ा सकता है, पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान इस पूरे इलाके के अंदर ताकत के तौर पर यदि देखें तो चीन के ऊपर काफी हद तक निर्भर है, अपने केवल हथियारों के लिए ही नहीं, पैसों के लिए भी और साथ ही समर्थन के लिए भी। यही वजह है कि हर थोड़े दिनों के अंदर पाकिस्तान का कोई ना कोई हुक्मरान जो है वो चीन के दौरे पर पहुंच जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का ही उदाहरण लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भागे भागे सीधे बीजिंग पहुंचे थे, जो कि इस समय आज अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और आपको यह भी बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में अब से थोड़ी ही देर बाद, करीब 1 घंटे बाद मुलाकात होनी है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ में। लेकिन चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की यदि हम बात करें तो चीन की ही बदौलत पाकिस्तान अब तक बचा हुआ है, क्योंकि कई बार चीन उसकी ढाल बनता है। चाहे आतंकवाद का मामला हो, उस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान को अगर ढकने का कोई काम करता है तो वो चीन करता है।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज करने का जोखिम भी पाकिस्तान इस समय नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें, खासतौर पर IMF का उसका फंड और इसके अलावा FATF जैसे मोर्चों के ऊपर उस पर लगने वाले सवाल, ये तमाम चीजें जो हैं बिना अमेरिका के समर्थन के, बिना अमेरिका के साथ के, उनसे बच पाना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल है और ये पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस समय रस्सी पर चलती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका है, उसे साधने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ चीन है, उसे भी मनाने समझाने की कोशिश लगातार चल रही है, और अमेरिका और चीन दोनों को साधते हुए पाकिस्तान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टाइट रोप वॉक, वो करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान बड़ी मात्रा के अंदर हथियार अमेरिका से भी खरीदना चाहता है, और यह भी संकेत पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को दिए जा रहे हैं कि F-16 लड़ाकू विमानों का अपग्रेड उसे चाहिए। इसके अलावा अरबों डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, जो कि अमेरिका की मेहरबानी से ही उसे मिल सकता है। IMF का जो ट्रेंच है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान यही खेल लगातार खेलता आया है। वो अमेरिका को कुछ कहता है, उसे कुछ और भरोसा देता है, कोई और लॉलीपॉप चीन को देता है। इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री वांग यी से जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, तो उसके अंदर एक मुद्दा चीन की तरफ से रखा गया, वो था चीनी नागरिकों की सुरक्षा का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बीते कुछ समय के दौरान लगातार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के जमीन के ऊपर चीन के नागरिक निशाना बने हैं आतंकी घटनाओं का, और इसको लेकर कई बार चीन अपनी नाराजगी जता चुका है। और इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी मुलाकात के दौरान लगातार यह समझाने की कोशिश की कि वो हर काम करेंगे, हर कोशिश करेंगे ताकि किसी भी तरीके का नुकसान चीन के नागरिकों को ना हो। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आसिम मुनीर चीन पहुंच गए? तो यह अचानक नहीं हुआ है। पाकिस्तान से निकले पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सबसे पहले श्रीलंका पहुंचे थे। श्रीलंका के बाद वो पहुंचे इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद उन्होंने रुख किया चीन का। 3 देशों के दौरे पर इस समय आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर के अगर आप ट्रैवल आइटिनरी देखें, यानी आप आसिम मुनीर की यात्राओं की पूरी फहरिस्त देखें, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ये पाएंगे कि लगातार इन दिनों आसिम मुनीर बहुत विदेश यात्राएं कर रहे हैं। वो लगातार कई देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो अजरबैजान, ईरान और उसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर गए। इसके साथ साथ वो UAE में भी नजर आए, इसके साथ साथ वो सऊदी अरब भी गए, और साथ ही अमेरिका के दौरे पर भी गए, और साथ ही मई से लेकर अब तक वो श्रीलंका, इंडोनेशिया और चीन का दौरा भी कर चुके हैं। यानी इतनी विदेश यात्राएं आखिर आसिम मुनीर क्यों कर रहे हैं? आसिम मुनीर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कश्मीर का राग अदापने की कोशिश की थी। उस दौरान भारत की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया और यह संकेत भी दे दिया गया। लेकिन आज रात की उनकी मुलाकात मार्को रूबियो से जो होने वाली है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्या है इसके मायने, समझाते हैं आपको इस खबर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान विश्व स्तर पर भारत को घेरने की लगातार हताश कोशिश कर रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का आतंकी मुखौटा दुनिया के सामने उतर गया था, जिसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने में लगा हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त 2 आपसी दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ है अमेरिका तो दूसरी ओर है चीन। बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अपने 3 देशों के दौरे पर है। इस दौरान मुनीर पहले श्रीलंका पहुंचे थे, वहां से वे चीन पहुंचे हैं और इसके बाद इंडोनेशिया के लिए निकलेंगे। आसिम मुनीर ने बीजिंग पहुंचकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती अटूट है। वहीं दूसरी ओर चीन दौरे पर पहुंचे आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के भाईचारे पर आधारित दोस्ती और पार्टनरशिप समय की कसौटी पर खरी उतरी है और चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। पाकिस्तान की साजिश, भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की साजिश। श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया के दौरे पर मुनीर। चीन में मुनीर की विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। पाक विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर। अमेरिका में मार्को रूबियो से करेंगे मुलाकात। अमेरिका चीन को साधने की कोशिश। अमेरिका के जरिए कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की कोशिश।
बता दें कि मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं। इशाक डार अमेरिका में मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें लगातार हताशा में बदल रही हैं। इशाक डार के अमेरिकी दौरे की अगर बात करें तो पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका भी शामिल हो और मध्यस्थता कराने में अमेरिका अपना सहयोग दे। हालांकि भारत ये पहले ही कह चुका है कि शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच खड़ा होने वाला कोई भी मुद्दा द्विपक्षीय बैठक से ही सुलझेगा और इसमें किसी भी दूसरे देश या विदेशी संगठन के मध्यस्थता कराने की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल कुछ ही दिन पहले पाक समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक अंग और पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने विश्व आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि किरकिरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान के मंत्री का अमेरिकी दौरा एक तरफ छवि बचाने के लिए है तो दूसरी तरफ चीन का दौरा भारत को घेरने की साजिश की तैयारी के लिए है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अमेरिका जाना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना और अब उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का अमेरिका का दौरा, यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत जैसे पड़ोसी देशों का चीन जो है वो भी भारत के साथ में एक तरफ बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपने करीब रखना चाहता है। अमेरिका दौरों और ट्रंप से मुलाकात के पीछे पाकिस्तान की एक बड़ी मंशा यह भी है कि अमेरिका को किसी भी तरीके से कश्मीर मुद्दे के ऊपर खींच के लाया जा सके। लगातार काफी दिनों से पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश चल रही है, अमेरिका इसमें मध्यस्थता करे और भारत के साथ अपनी शर्तों पर वो कोई समझौता करवा सके, इसका दबाव पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की यह चाल कितनी कामयाब होगी ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत यह साफ कर चुका है कि इस मामले के अंदर किसी भी तीसरे पक्ष की, चाहे वो कोई देश हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो, उसकी ना तो कोई गुंजाइश है न ही उसकी कोई जरूरत, क्योंकि चीन को पाकिस्तान से फायदा होता रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। अमेरिका को पाकिस्तान से बहुत फायदा होता है, इसलिए गाहे बगाहे अमेरिका भी उसका इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन भारत के सामने ये आतंकवाद के मामले, भारत के ऊपर मिले धोखे के मामले और ये तमाम फहरिस्त ये बताने के लिए काफी है कि भारत पाकिस्तान की इन चालों के अंदर अब फंसने वाला नहीं है। और इसीलिए भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस मामले के ऊपर किसी तरीके की ना तो मध्यस्थता की बात हो सकती है, और अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके के मामले पर होगी, उन आतंकवादियों को लेकर होगी जिन्होंने भारत में आतंकवाद के घाव दिए और वो अब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यहाँ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बीजिंग के दरबार में फटकार भी लगाई गई। आसिम मुनीर चीन पहुंचे तो थे इस उम्मीद में कि चीन शाबाशी देगा, लेकिन बदले में पड़ी डांट। चीन के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया, अब और चूक नहीं चलेगी। वांग यी ने यह भी कहा, सीपेक की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। चीन की चिंता सीधी और तीखी है। अरबों डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट और उससे जुड़े चीनी नागरिक बार बार पाकिस्तान में निशाना बनते हैं। कराची, दासू, ग्वादर, हर जगह चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। सीपेक पर अब तक हुए बड़े हमलों का जिक्र करें तो 2021 में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हमला हुआ, जिसमें 9 चीनी मारे गए। 2023 में कराची में काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसके बाद 2025 में ग्वादर पोर्ट पर बलूच विद्रोहियों ने तबाही मचाई। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फील्ड मार्शल मुनीर से साफ कहा, सीपेक चीन की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं फील्ड मार्शल मुनीर ने भी सिर झुकाकर वादा किया, अब चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम होंगे। नए स्पेशल यूनिट, टारगेटेड ऑपरेशंस और अतिरिक्त सैनिक तैनाती का भरोसा दिया गया। हालांकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उसने पिछले साल अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक तैनात किए थे।
हालांकि ये मुलाकात इस मायने में भी खास थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आसिम मुनीर चीन पहुंचे। भारत का दावा है कि इस संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इनपुट्स और तकनीकी मदद की। हालांकि बीजिंग ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। 14 जुलाई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंचे थे। उन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। तो पाकिस्तान को सैन्य मदद करने वाले चीन पर भारत का कूटनीतिक दबाव भी बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान को अब 2 मोर्चों पर लड़ना है। एक ओर भारत की चेतावनी और ऑपरेशन सिंदूर का दबाव, दूसरी ओर बीजिंग की नाराजगी और शर्तों भरी दोस्ती। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के लिए चीन अब बड़ा भाई नहीं, सख्त बॉस बन चुका है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान लगातार नई नई साजिशें रचने की कोशिश करता रहता है। शतरंज की बिसात के ऊपर जैसे चालें चली जाती है, उस तरीके से अलग अलग किस्म से साजिश की चालें चलने की कोशिश करता है। लेकिन यह बात अलग है कि भारत की न तो वो दावों को हिला पाया है, न भारत की ताकत को वो हिला पाया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन के सहारे दबाव बनाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ये कोशिशें पहले भी नाकाम हुई हैं और अब भी उनका हश्र इससे ज्यादा नहीं होगा। ग्लोबल चश्मा में आज मेरे साथ केवल इतना ही। इस खबर पर आपकी कोई भी राय और टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए और बाकी देश दुनिया की हर बड़ी